बिलासपुर में फिर चला अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आज हमारे प्रमुख राष्ट्रीय त्योहारों में से एक गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को बहुत ही गर्व और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन का इंतजार हर भारतवासी को रहता है, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ संविधान को लागू कर दिया गया और तभी से भारत पूर्ण गणतंत्र घोषित हो गया और हमें सही मायनों में अपने अधिकारों की आजादी मिली। आज इस अवसर पर हम सभी समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। और चलिए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और देखते हैं क्या विशेष है आज के कार्यक्रम में। गेहूं की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। समन्वित खेती करके कमाए अच्छी आय। प्रदेश के जिन किसानों ने गेहूं की बुआई की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और फसल की सही तरीके से बढ़वार होती रहे, इसके लिए फसल में सही समय पर खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, पोषक तत्वों की पूर्ति और फसल सुरक्षा करना जरूरी होता है। तो इन सभी कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं भोपाल के विषय विशेषज्ञ एचएल सगर। किसान भाइयों, आप में से अधिकांश किसानों ने गेहूं की बोनी की होगी और इस समय गेहूं गबोट स्थिति जिसे हम कहते हैं उसमें है कई किसानों के यहाँ। इस अवस्था में किसान भाइयों, खरपतवारों द्वारा 25 से 30% तक उपज में कमी आने की संभावना बनी रहती है। ये कमी फसल में खरपतवारों की सघनता पर निर्भर करती है। उत्पादन में कमी के अलावा फसल को दिए गए पोषक तत्व, जल, प्रकाश और स्थान आदि का उपयोग खरपतवार के पौधों के स्वयं के द्वारा करने के कारण होता है। इसीलिए इनका नियंत्रण बेहद जरूरी होता है। गेहूं की फसल में यांत्रिक विधि से खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं की खड़ी फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे फसल की उचित बढ़वार हो सके। इसके अलावा सिंचाई निरंतर गेहूं की फसल में करते रहना चाहिए। प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिन के अंतराल से, दूसरी सिंचाई 40 से 42 दिन के अंतराल से और अब तीसरी सिंचाई की अवस्था गेहूं में गबोट के टाइम पे आ चुकी है। सिंचाई चाहे आप बहा के दे रहे हो, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में जल है तो आप पानी आप बहा कर भी दे सकते हैं। बहा के देने में आपको यह देखना होगा कि कहीं झील
या ऐसे गड्ढे खेत में ना हो जिसमें पानी भराव हो। अगर पानी भराव है तो जल निकास का उसमें प्रबंध करें। और अगर पानी की मात्रा आपके पास कम है तो ऐसे क्षेत्रों में आप स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई दे सकते हैं। तो कम पानी में आप अधिक क्षेत्र की सिंचाई स्प्रिंकलर के द्वारा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जिन भाइयों के पास पानी पर्याप्त मात्रा में है वो अपने गेहूं में 5 सिंचाइयाँ तक दे सकते हैं और हर सिंचाई के मध्य में कम से कम 20 दिन का अंतराल आप रखें। और जिन किसान भाइयों के पास पानी कम है वो कम से कम 3 या 4 सिंचाई गेहूं में अवश्य करें, जिससे पैदावार पर ज़्यादा विपरीत प्रभाव ना पड़े। सिंचाई करने के उपरांत बची हुई शेष मात्रा अगर यूरिया की रह गई है तो वो भी टॉप ड्रेसिंग के रूप में आप इस समय देना चाहिए, जिससे हमारे गेहूं के पौधा काफ़ी अच्छा सुदृढ़ मजबूत बनेगा और उसकी वेजिटेटिव जो वनस्पतिक वृद्धि है वो भी अच्छे से होगी। गेहूं अगर आपको पीला दिखाई दे या ज़्यादा पानी भराव के कारण गेहूं पीला पड़ गया हो, वहाँ 19-19-19 का स्प्रे भी आप इसमें कर सकते हैं, जिससे जो गेहूं पीला पड़ा है उसे ठीक किया जा सकता है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल को माहू कीट और दीमक द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण जरूर करें। दीमक का भी प्रकोप देखा जाता है। तो दीमक की पहचान हम कैसे करेंगे कि खेत में जब आप घूमेंगे तो आपको कई जगह जब पौधे सूखे हुए देखें, पौधे को आप उखाड़ के देखेंगे तो पौधे जड़ से कटा हुआ आपको दिखेगा। इससे आप ये समझें। और दीमक भी आपको देखने को खेत में मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि खेत की मेड़ों पे कहीं आपको दीमक के टीले नज़र आएँ तो इन टीलों को आप खुदवा दें या उनमें पानी भरवा दें या क्लोरपेरिफास दवा रेत में मिलवा के इन टीलों के अंदर डलवा दें और उसमें पानी डलवा दें, जिससे ये दीमक ख़त्म हो जाए। अगर दीमक हमारे खेत में है तो ऐसी अवस्था में क्लोरपाइरिफास नामक दवा 1 लीटर रेत में मिलाएं और उस रेत को पूरे खेत में ब्रॉडकास्ट कर दें, छिड़क दें और उसके बाद सिंचाई कर दें। ऐसा करने से हमारे खेत से दीमक को हम समाप्त कर सकते हैं और हमारी जो गेहूं की फसल है उसे हम दीमक कीट से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी कुछ वर्षों से यह भी देखा जाता है कि जड़ माहू का भी प्रकोप गेहूं में देखा गया है। जड़ माहू के प्रकोप से गेहूं की बढ़वार रुक जाती है और गेहूं पीला पड़ के सूखने लगता है। ग्रसित पौधे को अगर आप उखाड़ के देखेंगे तो जड़ों में चिपचिपा पदार्थ और फंगस लगी हुई आपको वहाँ पे नज़र आएगी, क्योंकि फंगस तो सेकेंडरी इन्फेक्शन है। माहू नामक कीड़ा भी आप उस जड़ के उसमें देख सकते हैं। अगर प्रकोप ज़्यादा है तो आप इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा के रूप में इमिडाक्लोपीड नामक दवा का स्प्रे करके आप जड़ माहू से गेहूं की फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल का सबसे घातक रोग है कंटवा। इसके प्रकोप से फसल के उत्पादन में भारी कमी देखी जाती है। इसीलिए किसानों को इस रोग की पहचान करके समय रहते नियंत्रण जरूर करना चाहिए, तभी उनको गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन मिल पाएगा। कहीं कहीं खेत में जब बालियां निकलती हैं गेहूं की तो उस समय बालियां काली पड़ने लगती हैं। कंडवा रोग लेटर स्टेज में इन काली बालियों से पाउडर उड़ने लगता है, काला काला सा, और ये पाउडर अन्य बालियों पे पहुंचकर गेहूं के अन्य पौधों को भी ग्रसित करता है। तो ऐसी अवस्था अगर आप गेहूं में देखें तो ऐसे पौधों की बालियों को काट कर पॉलीथीन में आप एकत्र कर लें और एकत्र करने के बाद इनको या तो जला दें या ज़मीन के अंदर मिट्टी में कहीं इनको गड़ा दें। तो इससे आप इस कंडवा रोग को अपनी गेहूं की फसल में फैलने से रोक सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं यहाँ छोटा सा ब्रेक।
आरक्षण पर राज्यपाल के मार्च तक इंतजार वाले राजभवन की सफाई पर कहा 22 और 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। इसी के मद्देनजर आया था राज्यपाल का बयान। बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा। रायपुर के विकास मरकाम बने बीजेपी एसटी मोर्चा के अध्यक्ष। कांकेर की ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि दिन प्रतिदिन जोत का आकार कम हो रहा है, जिससे किसानों को फसलों से अच्छी आय नहीं मिल पा रही है। ऐसे में यदि आप समन्वित खेती करते हैं तो कम एरिया में भी अच्छी आय ले सकते हैं। आज हम आपको प्रगतिशील किसान बिमल कुमार यादव से मिलवा रहे हैं, जो समन्वित खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो ये किसान किस प्रकार से कर रहे हैं समन्वित खेती, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मैं पिछले कई सालों से खेती में अलग अलग नवाचार करके मैंने जो देखा है, उससे मेरी आमदनी और जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव आया। आज किसानों की जीवन शैली को देखते हुए सबसे बड़ा बदलाव उसको प्रकृति के साथ में करना चाहिए। किसान की जो मेन आजीविका थी, पुराने रूप से जो खेती करते थे, पारंपरिक खेती करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की आज आवश्यकता है। देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या और घटती कृषि जोत एक विकट समस्या है और इस समस्या का समाधान है समन्वित खेती। इस प्रणाली में फसल उत्पादन, मवेशी पालन, बागवानी, सब्जी उत्पादन और कृषि सह व्यवसायों को इस प्रकार समेकित किया जाता है कि वह एक दूसरे के पूरक हो, जिससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और लाभप्रदता में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सके। और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं यह किसान भाई, जिससे यह अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो मैंने मेरे खेत में शुरू किया है ये डेवलपमेंट। मैंने आंवले के पेड़ लगाए, मैंने नींबू के पेड़ लगाए, मैंने सहजने के पेड़ लगाए चारों तरफ बाउंड्री की तरफ, और लेसवे के पेड़ भी मैंने लगाए। और इन पेड़ों से जो मेरे को जो लगातार इनकम हो रही है वो तो होती ही जा रही है, लेकिन उसमें मैं नीचे जो ज़मीन में परत है उसमें मैं भैंसों के लिए चारा उत्पादन कर लेता हूँ। कई बार जो है घर के लिए खाने के लिए सब्जियाँ उगा लेता हूँ। थोड़ी बहुत सब्जियाँ अगर एक्सेज होती है तो वो मार्केट में भी जाती है, उसका भी मुझे भाव मिलता है। सब्जियों में हम इन पेड़ों के नीचे जैसे गर्मियों की फसल उगताते हैं तो उस फसल में कभी भी पानी की इतनी प्यास नहीं आती जो खुली फसल में आती है। सर्दियों में ये बड़े पेड़ उन सब्जियों का बचाव करते हैं, जो छोटे पेड़ हैं उनको बचा के रखते हैं। और इसमें खाद की भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जब नीचे छोटे पेड़ों में पानी जाता है तो ऊपर वाले पेड़ों को भी अपना आप उसका संतुलन बन जाता है। और आप मेरे खेत में कभी आकर के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि बाउंड्री वाल के लिए भी मैंने ऐसे पेड़ लगा दिए जिनको कोई आवारा जानवर भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। और अंदर जो है ना ऐसे पेड़ लगाए हैं जिनकी बहुत ज़्यादा छाया नहीं होती है और सीजन के हिसाब से। सहजना मैंने चारों तरफ बाउंड्री की तरफ लगाया है, तो सहजने से क्या हो रहा है कि उसकी फलियाँ सब्जियों में भी काम में आती है, इंसान के लिए भी काम में आती है। और उसका तीसरा रूप है कि जानवरों को भी हम इसकी कटिंग करके साल में 2 बार इसकी 2 फुट पे टहनियाँ काटी जाती हैं, 2 फुट ज़मीन से छोड़ करके, जिसकी पूरी फली जो है वो जानवरों को चारे के काम में आती है। और इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। जो जानवरों में सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम की पूर्ति है वो सहजना करता है। इसी तरीके से जो दूसरा पेड़ है जो मेरे यहाँ मैंने बो रखा है वो है आंवला। आंवला ऐसी फसल है जो सर्दी और बारिश और गर्मी का कोई इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं होता और हमारे वातावरण में ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है।
इस आंवले का जब साल में एक बार जो फसल आती है वो बहुत भरपूर आती है। मेरे अगर आप खेत पे देखेंगे तो ऐसे ऐसे आंवले के पेड़ हैं जिसमें 5 से 6 क्विंटल सालाना इसका प्रोडक्शन आता है। नींबू जरूर है, थोड़ा पानी ज़्यादा लेता है, लेकिन घर के उपयोग का ये बहुत अच्छी फसल है। ये भी एक काम की चीज़ है। दूसरी जो चीज़ मैं कहूँगा कि किसान को अपनी कोई भी सब्जी बोने के लिए आंवले और सेनने के नीचे वो बो सकता है, निरंतर वो लगा सकता है। समेकित खेती की प्रणाली में एक उद्यम दूसरे उद्यम पर निर्भर रहता है। समेकित कृषि प्रणाली में घटकों को एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है, जिससे विभिन्न उद्यम आपस में संपूरक और आसान संबंध स्थापित करके कृषि लागत में कमी लाते हुए आमदनी और रोजगार में वृद्धि कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए यह किसान भाई अपनी सूझबूझ और कठिन मेहनत करके समन्वित कृषि प्रणाली से अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा सभी किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने मेरे जीवन में ये नवाचार करके मेरी आमदनी बढ़ाई है। उस आमदनी में मैंने पेड़ों से भी लगातार मेरी आमदनी हो रही है, सब्जियों से मेरे घर का खर्चा बच रहा है, और तीसरी चीज़ मुझे जो बचत दे रही है वो मेरे जो पशु पालन का काम उसके साथ होता है। पशुपालन में मैं जानवरों को लगातार हरा देता हूं तो उसमें मुझे बांट कम देना पड़ता है, और बांट कम देता हूं तो मेरा फैट अच्छे हरे से आते हैं और दूध अच्छा निरंतर बना रहता है, और मैं लगातार इस पशुपालन से भी एक अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। तो एक किसान को जो 3 चीज़ें इसमें कॉम्बिनेशन की मिली कि उसको एक बागवानी से एक निरंतर इनकम मिल रही है, घर के लिए खाने के लिए उसको सब्जियां मिल रही है, पशुओं के लिए जो चारा मिल रहा है, और पशुओं से जो दूध मिल रहा है उससे जो इनकम हो रही है, ये हर किसान भाई को करना चाहिए। आज के समय में कम रकबे में उसको सबसे ज़्यादा ये संसाधन है। और मेरा एक मैसेज है सभी किसान भाइयों से कि आप इस किसानी में जितनी आपके पास ज़मीन है उसको छोड़िए मत, खाली मत छोड़िए। पानी की कमी के लिए ये ऑप्शन आपको अपनाना होगा कि बड़े पेड़ लगा दीजिए, और बड़े पेड़ों के नीचे आप छोटे सब्जी के पेड़ लगाएंगे तो उसमें पानी और सर्दी का बचाव रहेगा और आप निरंतर अपनी इनकम को बनाए रखेंगे। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। आरक्षण पर राज्यपाल के मार्च तक इंतजार वाले राजभवन की सफाई पर कहा 22 और 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। इसी के मद्देनजर आया था राज्यपाल का बयान। बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा। रायपुर के विकास मरकाम बने बीजेपी एसटी मोर्चा के अध्यक्ष। कांकेर की सुमित्रा मारकोले समेत 6 नेताओं को मिली उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी, पुलिस में शिकायत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी 4 दिनों के दौरान छुटपुट से मध्यम बादल छाए रहने और वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा लगभग 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से मुख्यतः पूर्व उत्तर व पूर्व दक्षिण दिशा से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में वर्षा होने के अनुमान को देखते हुए इस समय फसलों में सिंचाई वर्षा होने की संभावना को देखते हुए बाद में करें। सरसों की फसल की सतत निगरानी रखें।
सरसों में छाछिया रोग व सफेद फफूला रोग व मृदु रोमिल आसिता रोग की संभावना हो सकती है। अतः इनके लक्षण दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए 2.5 ग्राम मैंगोजेब अथवा 2.5 ग्राम रिडोमिल दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पहला छिड़काव 40 से 45 दिन की फसल में और दूसरा छिड़काव 55 से 60 दिन की फसल में करें। गेहूं की फसल में माहू कीट की निगरानी करते रहें। अगर प्रकोप पाया जाता है तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में यदि दीमक कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इसके बचाव के लिए किसान भाई क्लोरोपैरिफास 20 सीसी दवा की 2 लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में शाम के समय छिड़क दें और सिंचाई कर दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि आलू की फसल में सिंचाई करें। यदि पत्तियों पर गोल आकार के भूरे धब्बे दिखाई दें तो वह अगेती झुलसा रोग हो सकता है। अतः झुलसा रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 1.5 किलोग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थाइमेथाक्साम 25 DG दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें व स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। संभावित मौसम में नवरोपित आम, अमरूद, नींबू आदि पौधों की थालों की निराई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में तापमान की गिरावट को देखते हुए पशुओं को दिन के समय धूप में रखें व रात्रि में ठंड से बचाव के लिए छत के अंदर रखें। दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। दुधारू गायों एवं भैंसों को थनैला रोग से बचाव के लिए पूर्ण दूध दोहन करें एवं दोहन के पश्चात अयन एवं थन को जीवाणुनाशक घोल से धो दें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम रोहेरा, जिला सतना के किसान देवी प्रसाद ने। आप दुधारू पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की समस्या के समाधान पर जानकारी चाहते हैं तो देवी प्रसाद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम FMD के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मुंहपका खुरपका रोग के प्रमुख लक्षणों की। तो इस रोग के आने पर पशु को तेज बुखार हो जाता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। मुंह से तमाम लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है।
और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाले का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इस दौरान पशुओं को मुलायम और सुपाच्य भोज दिया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा देनी चाहिए। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। इस सिद्धांत पर आप 6 माह से ऊपर के स्वस्थ पशुओं को मुंह पका खुरपका रोग के विरुद्ध टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आपके पशुओं में ये बीमारी आए ही नहीं और आपका पशुपालन व्यवसाय अच्छी तरह से चलता रहे। और एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आप सभी को एक बार फिर से हमारी न्यूज 18 अन्नदाता टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। thank you